हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और चलते हैं आज की क्लास में आरजी सर ओशियन ऑफ साइंस के साथ। और जो आज की क्लास हमारी रहने वाली है वो केमिस्ट्री की रहेगी, रसायन विज्ञान की। और जैसा कि केमिस्ट्री की लास्ट क्लास में हमने जो नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था, नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था, और सोल्डर और अलॉयज के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले पिछला मैं रिवाइज कर देता हूँ। और क्लिप को जो आप देख रहे हैं, क्लासेस आप ले रहे हैं ऑनलाइन, उसको कंप्लीट लेते रहें। अल्टरनेट क्लासेस चलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आरजी सर के साथ। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। जो धात्विक ऑक्साइड है, तो धात्विक ऑक्साइडों का मैंने आपको जो लास्ट क्लास में नेचर बताया था वो मैंने कैसा बताया था, बेसिक। ठीक है। और जो नेचर है किसका, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड का मैंने आपको एसिडिक नेचर बताया था। तो कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, और मैंने आपसे कहा था 99% तक ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फिर मैंने आपको सोल्डर और कुछ अलॉयज के बारे में बताया था कि सोल्डर का यूज इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग में करते हैं, और इलेक्ट्रिक जो वायर्स रहते हैं वो बेल्ट करने के लिए शॉपकीपर्स पे भी ये मिल जाता है, अवेलेबल रहता है। तो वायर्स को बेल्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड। और बढ़ते हैं आज की क्लास को, तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूं जैसा कि थर्मिट रिएक्शन। ठीक है, थर्मिट रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और आगे इसको करने से पहले, ठीक है, जो थर्मिट रिएक्शन होती है, जैसा कि जो रेलवे ट्रैक्स रहते हैं, पटरियां जो रहती हैं रेलवे ट्रैक्स, तो उनको कई बार उनमें क्या गैप आ जाता है, तो उनको मेंटेन करने के लिए जो हम आयरन ऑक्साइड होता है, उस आयरन ऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम के साथ मिला देते हैं। ठीक है, तो Fe2O3 को जब एल्यूमिनियम के साथ मिलाएंगे हम लोग, तो जो Fe है वो अलग हो जाएगा। देन Al2O3 का जो सॉल्यूशन है वो पटरियों के बीच में, हम मतलब ट्रैक्स के बीच में से भरा जाता है, और इसे थर्मिट रिएक्शन बोला जाता है। सो लेट्स कंटिन्यू विद आरजी सर। और यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ थर्मिट रिएक्शन। तो हेडिंग क्या रहेगी हमारी, थर्मिट रिएक्शन। अंडरस्टैंड। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली है थर्मिट रिएक्शन। ओके, तो ये हो गया थर्मिट रिएक्शन। और थर्मिट रिएक्शन जैसा कि जो रिएक्शन होती है वो आयरन ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ होती है, उसका यूज रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइंट करने में किया जाता है। अंडरस्टैंड। तो यहां मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूं द रिएक्शन। ठीक है, जो मैं यहाँ पर आपको जो एल्युमिनियम के साथ Fe2O3 की रिएक्शन है वो करवाने वाला हूं, द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड। ओके, आयरन ऑक्साइड मैंने यहाँ लिखा है द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला है Fe2O3। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम। ठीक है, इसकी किसके साथ, विद एल्यूमिनियम। अंडरस्टैंड, विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू। ठीक है, इसका जो उपयोग किया जाता है, इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। अंडरस्टैंड, जॉइन रेलवे ट्रैक्स। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको ज्वाइन करने में किया जाता है, जैसे कि पटरियां जो रहती हैं। और कई बार क्या होता है, कोई मशीन होती है, उसके पार्ट्स जो होते हैं वो भी क्रैक्स हो जाते हैं, और क्रैक्स मशीनरी पार्ट्स। अंडरस्टैंड, मैंने यहां लिखा है क्रैक्स मशीनरी पार्ट्स। तो देखिए, ऐसी रिएक्शन जो आयरन ऑक्साइड के एल्युमिनियम के साथ होती है, इसका यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइंट करने के लिए, और मशीनरी जो पार्ट्स है जो क्रैक हो जाते हैं उनको भी आपस में मिलाने के लिए किया जाता है। अंडरस्टैंड, फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये अभिक्रिया है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। अंडरस्टैंड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। ओके, बहुत सिंपल है ये, आपको यहाँ पर 2 नंबर दिलवा के जाएगी रिएक्शन, अच्छे से इसको कर लेना। इसकी रिएक्शन है यहाँ पर Fe2O3 को हम एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पर रिएक्ट करवाएंगे। तो मैंने लिखा है Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल्स टू, ये बनेगा 2Fe प्लस Al2O3। तो देखिए, Fe2O3 हो गया आयरन ऑक्साइड, प्लस इसकी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाई तो बना है 2Fe प्लस Al2O3। अंडरस्टैंड। और यहाँ पर जो है ये हीट निकलेगी, यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्रोडक्ट के साथ प्लस हीट। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन, यहाँ पर ये सॉलिड और ये भी सॉलिड है, ठोस है।
आयरन भी सॉलिड है और एल्युमिनियम ऑक्साइड भी यहाँ पर सॉलिड है। तो चारों जो दो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है दोनों ही क्या है, यहाँ पर सॉलिड है। एक सेकंड, यहाँ पर ये सॉलिड लिया है, सॉलिड, देन ये सॉलिड बना है और यहाँ पर आयरन लिक्विड है, ठीक है। और जो आयरन है वो लिक्विड कंडीशन में पटरियों के बीच में यहाँ पर भर दिया जाता है। तो Fe2O3 तो ठोस लिया गया है, सॉलिड है, इसकी एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये भी सॉलिड है। जो आयरन बना है वो लिक्विड है, अंडरस्टैंड। और Al2O3 ये सॉलिड है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन थर्मेट कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हम पढ़ेंगे वो एक्टिविटी कौन सी पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे। अब मैं आपको जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो बताने वाला हूं, और जो एक्टिविटी है इसमें, ये एक्टिविटी नेक्स्ट थर्ड नंबर की है। इस एक्टिविटी में जो रस्टिंग होती है कि कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, मैंने आपको बताया था। तो आयरन का जो कोरोजन होता है उसे रस्टिंग बोलते हैं। और रस्टिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी होती है, नेसेसरी, तो इसके लिए एक्टिविटी है यहाँ पर, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी रहेगी तो उसका एम रहेगा आपका टू स्टडी द कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। तो सबसे पहले देखिए इसका जो एम है वो है, यहाँ पर एम जो रहेगा, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं टू स्टडी, ठीक है, टू स्टडी द नेसेसरी कंडीशन, टू स्टडी द नेसेसरी कंडीशंस फॉर रस्टिंग। तो जंग लगने के लिए यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर एम है टू स्टडी द नेसेसरी कंडीशंस फॉर रस्टिंग। और इसके लिए जो हमें मटेरियल की आवश्यकता है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग हमारी रहेगी मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या सामग्री की हमें आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमें एक तो क्या चाहिए, 3 तो टेस्ट ट्यूब चाहिए, ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब्स, अंडरस्टैंड। और फिर हमें आयरन नेल्स चाहिएगी, तो ये हो जाएगा, हमें यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब चाहिएगी और आयरन नेल्स चाहिएगी, ठीक है। और फिर कॉर्क की भी आवश्यकता हमें यहाँ पड़ेगी, वाटर की भी यहाँ पर जरूरत है, ऑयल की भी आवश्यकता होगी। तो देखिए कॉर्क की आवश्यकता है, वाटर है, यहाँ पर ऑयल की भी हमें आवश्यकता है। और यहाँ पर हम एनहाइड्रस, ठीक है, कौन सा, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब है जल रहित, यानी कि जल के बिना, एनहाइड्रस यानी कि जल रहित। हमें यहाँ CaCl2 की आवश्यकता है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता है, यहाँ पर हमें एक तो 3 टेस्ट ट्यूब की आवश्यकता है, फिर हमें यहाँ पर आयरन नेल की भी जरूरत है, कॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी, वाटर की आवश्यकता है, ऑयल चाहिएगा, और एनहाइड्रस, जिसमें इसका मतलब होता है जल के बिना या जल रहित, एनहाइड्रस CaCl2 की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड। फिर हमारा जो प्रोसीजर है, ठीक है, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ प्रोसीजर। तो जो प्रक्रिया है वो देखिएगा, जो यहाँ पर प्रोसीजर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उनमें आयरन की कील को एक एक 1 by 1 रख देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स, यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं एंड प्लेस आयरन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं प्लेस, आप भी मेरे साथ साथ नोट करते जाइए, प्लेस आयरन नेल्स, लोहे की कील को प्लेस करते हैं इन 3 टेस्ट ट्यूब, इन 3 टेस्ट ट्यूब्स 1 by 1, अंडरस्टैंड, 1 by 1 ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम। इस सेंटेंस का मतलब है कि हम 3 टेस्ट ट्यूब जो हमने लिए उसमें लोहे की कील को 1 by 1 रखेंगे, है ना, प्रत्येक के अंदर, और तीनों का हम नाम भी दे देंगे। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा कि तीनों को ABC नाम देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं लेवल दीज ट्यूब्स A, B and C, अंडरस्टैंड, दीज टेस्ट ट्यूब्स A, B and C। अब हम इसमें टेस्ट ट्यूब A में क्या करेंगे, प्योर वाटर को इसमें डालेंगे और इसे कॉर्क से पैक कर देंगे, ठीक है। तो आगे की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ से मैं हेडिंग यहां से हटा देता हूं, अंडरस्टैंड। तो यहां से मैंने हेडिंग हटा दी है और यहां पर हम लोग चलेंगे आगे की तरफ, और आगे की तरफ हम लोग यहां लिखेंगे थर्ड पॉइंट। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्योर सम वाटर, ठीक है, इसमें भर देते हैं प्योर सम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए, ओके। टेस्ट ट्यूब ए में हम यहां पर वाटर भर देते हैं एंड, ठीक है,
इसे आगे पैक कर देंगे एंड कॉर्क इट, इस पर कॉर्क लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर टेस्ट ट्यूब में वाटर भर दिया है, इसे कॉर्क से पैक कर दिया है। अब जो टेस्ट ट्यूब बी है इसमें हम बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर भरेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं प्योर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। तो मैंने यहां पर लिखा है प्योर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर, कौन सी ट्यूब में? इन टेस्ट ट्यूब बी, इन टेस्ट ट्यूब बी। तो बी में हम यहां पर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर को फिल कर देंगे, ठीक है। और इसमें फिर हम 1 ml क्या मिलाएंगे? वाटर, 1 ml ऑयल एंड एड 1 ml ऑफ ऑयल, ठीक है, इन इट। अंडरस्टैंड? इसके अंदर हम 1 ml ऑयल मिलाएंगे इन इट और इसे दोबारा से क्या करेंगे? एंड कॉर्क इट, इसे भी पैक कर देंगे। ओके, तो इसमें बी में वाटर मिलाकर के, डिस्टिल्ड वाटर मिलाकर 1 ml ऑयल मिला दिया है और इसे भी पैक कर दिया है, ठीक है। तो ऑयल क्या होगा? वाटर के साथ नहीं मिलेगा, तो यहां पर हम लिखेंगे ऑयल विल फ्लोट, ये फ्लोट करेगा यानी कि तैरेगा ऑन वाटर, ठीक है। क्योंकि वाटर और ऑयल का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है, दोनों मिक्स नहीं होते, मिक्स हो जाते हैं। ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है। और इसको क्या करता है? ये प्रिवेंट भी करता है एंड प्रिवेंट एयर फ्रॉम, प्रिवेंट एयर, यहां पर लिखा मैंने एंड प्रिवेंट एयर फ्रॉम डिसॉल्विंग इन वाटर। जो पानी के अंदर घुलने वाली, जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुलेगी उसमें ऑयल डालने से इसको ये यहाँ पर प्रिवेंट कर देगा। अंडरस्टैंड? फिर आगे देखिए, जो हमने कैल्शियम क्लोराइड लिया है या एनहाइड्रस, तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे तीसरी टेस्ट ट्यूब में। पुट सम एनहाइड्रस, पुट सम एनहाइड्रस CaCl2, ठीक है। जो हमने जल रहित कैल्शियम क्लोराइड लिया है उसे हम क्या करेंगे? इन टेस्ट ट्यूब सी, इसे हम टेस्ट ट्यूब किस में लेंगे? सी में। एंड फिर इसे क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब सी में लेने के बाद, इसे टेस्ट ट्यूब सी में लेने के बाद हम इसे क्या करेंगे? कॉर्क से इसे भी पैक कर देंगे, कॉर्क इट, ठीक है। तो 3 टेस्ट ट्यूब हो गई, ए बी और सी। तो ए में तो हमने क्या लिया है? सम वाटर, कुछ वाटर लिया है, कॉर्क से पैक कर दिया। बी में हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया है, इसमें 1 ml ऑयल मिला दिया और ऑयल क्या है? वाटर के ऊपर तैरता रहेगा, तो जो वाटर में घुलने वाली ऑक्सीजन है उसे रोक देगा, ऑयल वहीं पर ही ऑक्सीजन को रोक देगा। तीसरी में हमने CaCl2 एनहाइड्रस लिया है टेस्ट ट्यूब सी में, इसे भी कॉर्क से हमने पैक कर दिया है। अंडरस्टैंड? ठीक है। और एंड, इसे इसमें मैंने लिखा है एंड कॉर्क, ठीक है। जो एनहाइड्रस है वो क्या करेगा? तो ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, एनहाइड्रस CaCl2, तो यहां पर मैंने लिखा है एनहाइड्रस CaCl2। जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को, विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ये मॉइस्चर को, जो नमी होती है, नमी या आर्द्रता, जो नमी होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और इससे क्या होगा? ठीक है, इससे क्या होगा? जो एयर है उससे इसको फ्रॉम द एयर, यानी कि हवा में जो नमी है उसे ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे क्या है? वाटर यहाँ पर रहेगा ही नहीं। तो जो नमी वाली एयर है उसमें से इसने किसको एब्जॉर्ब कर लिया है? वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है। अंडरस्टैंड? और इन टेस्ट ट्यूब को कुछ डेज के लिए हम छोड़ देते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा लीव दीज टेस्ट ट्यूब्स फॉर फ्यू डेज। यहां पर हम इसे कुछ दिनों के लिए इन टेस्ट ट्यूब्स को छोड़ देंगे और फिर हम इसका क्या करेंगे? एंड देन ऑब्जर्व, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। एंड देन ऑब्जर्व। अंडरस्टैंड? अब ये आपका प्रोसीजर है, ठीक है। तो इसमें हमने टेस्ट ट्यूब ए में क्या लिया है? प्योर सम वाटर लिया है, इसे कॉर्क से पैक कर दिया। बी में बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर लिया है और 1 ml ऑयल मिलाकर कॉर्क से पैक कर दिया है। देन सी में हमने एनहाइड्रस CaCl2 लिया है और इसे भी कॉर्क से पैक कर दिया है। तो अब हम चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ। तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं और हम डायग्राम की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो देख लीजिएगा, डायग्राम भी इसका बहुत इजी है और चैप्टर का बिल्कुल एंड चल रहा है। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर जो हेडिंग डालने वाला हूँ वो रहेगा आपका डायग्राम। अंडरस्टैंड? और डायग्राम भी आपको यहाँ 2 नंबर दिलवा के जाएगा।
ठीक है, अगर हो सकता है डायग्राम भी पूछ ले या क्वेश्चन पूछ ले। तो यहाँ पर देखिएगा हम 3 टेस्ट ट्यूब बनाएंगे। ओके, तो एक में वाटर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 टेस्ट ट्यूब बना रहा हूँ एक जैसी, तो देख लीजिएगा ध्यान से। ओके, तो यहाँ पर ये रही पहली टेस्ट ट्यूब। आपको इस तरीके से बनानी है और स्ट्रेट बनानी है बिल्कुल। ओके, बन जाएगी, बहुत इजी है। कोई ज्यादा इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेट डायग्राम है, बहुत इजी डायग्राम है। आपको इस तरीके से यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बनानी है। अंडरस्टैंड। ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा सा इसे सीधा ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर दूसरी हम टेस्ट ट्यूब बना लेंगे इधर की तरफ। तो यहाँ पर मैं बना देता हूं दूसरी टेस्ट ट्यूब आपकी। इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है। अंडरस्टैंड। इतना ही गैप यहाँ मेंटेन करना है आपको। ऐसा नहीं कि पहली टेस्ट ट्यूब आपने ज्यादा चौड़ी बना दी और इसे थोड़ा नैरो कर दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड टेस्ट ट्यूब हम यहां पर ले लेते हैं। ये आपके तीसरी टेस्ट ट्यूब हो जाएगी। अंडरस्टैंड। इतना ही गैप इसमें मेंटेन करते हैं जितना गैप लास्ट टेस्ट ट्यूब में किया था हमने। ओके, लेवल हम इतना ही रखेंगे यहां पर। ये आपके 3 टेस्ट ट्यूब बराबर की बन चुकी है। ओके, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम कॉर्क लगाएंगे। ठीक है, कॉर्क के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पर ग्रीन मार्कर से मैं कॉर्क इसमें फिट कर देता हूं। तो देख लीजिएगा यहां पर मैं कॉर्क फिट कर रहा हूं। ओके, ये मैंने यहां पर कॉर्क फिट कर दिया है। ओके, बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ भी नहीं है। ये इस तरीके से यहां पर कॉर्क फिट हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी हम लोग कॉर्क फिट कर देंगे इस तरीके से। ऐसे ही यहां पर हम लोग कॉर्क फिट कर देंगे। तो तीनों में बराबर से हमने कॉर्क लगा दिया है। ओके, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट है, बहुत इजी है, कर सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी कोई डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है वो टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कॉर्क को लगा रहे हैं इस तरीके से। ओके, ये हो जाएगा आपका कॉर्क। ऐसे ही यहां पर हम लोग कॉर्क लगा देंगे। कॉर्क बोले तो थर्माकोल। ठीक है, तो ये थर्माकोल हमने लगा दिया है। इससे क्या रहेगा, थोड़ा जो आपकी इम्प्योरिटीज है वो अंदर नहीं जा पाएगी। ठीक है, थोड़ा प्रिवेंशन हो जाएगा इससे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कॉर्क लगा दिया है। ठीक है, तीनों में हमने बराबर से यहाँ पर कॉर्क लगा दिया है। आगे की तरफ देखते हैं इसको हम यहाँ से। ठीक है, चले आगे की तरफ। ये कॉर्क हमारा हो चुका है। कॉर्क के बाद हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक में तो क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। तो यहाँ पर वाटर को मैं रेड मार्कर से लेना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपका वाटर हो जाएगा। ये मैं वाटर बना दिया है इसमें। तो पहली टेस्ट ट्यूब जो ए है इसमें हम वाटर ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा वाटर हो जाएगा। ये मेरा, मैंने इसमें वाटर ले लिया है। ओके, अंडरस्टैंड। ये वाटर हो गया है। देन दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर, और उस पर हम ऑयल डालेंगे। अंडरस्टैंड। तो ये मैंने यहां पर कर दिया। ठीक है, ये हम यहां से वाटर ले लेते हैं। ये वाटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग ऑयल डाल देंगे। इसके ऊपर ऑयल जो है मैं वो ग्रीन मार्कर से बना देता हूं। ये हमारा यहाँ पर ऑयल हो जाएगा। ठीक है, जो इसके ऊपर फ्लोट करेगा। तो ग्रीन मार्कर से मैंने यहाँ पर ऑयल बना दिया है। ठीक है, ये हमारा ऑयल हो गया। अब जो थर्ड रहेगा वो थर्ड हम इसमें तीसरे में क्या लेंगे, हम इसमें एनहाइड्रस CaCl2 लेंगे। ओके, तो इसे मैं बना देता हूं एनहाइड्रस CaCl2, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड। ओके, ये हमारा एनहाइड्रस CaCl2 रहेगा यहाँ पर। अंडरस्टैंड। ओके,
अब देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहली टेस्ट ट्यूब जो ए है, टेस्ट ट्यूब ए, बी और सी, इसके नीचे लिख देते हैं टेस्ट ट्यूब ए, ये हो जाएगी हमारी टेस्ट ट्यूब बी और ये हो जाएगी हमारी टेस्ट ट्यूब सी। अंडरस्टैंड। पहली जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हम लोहे की कील इसको डाल रहे हैं, तो देख लीजिएगा मैं यहाँ पर लोहे की कील यहाँ पर डाल रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई आयरन की नेल, ये मैंने यहां पर लोहे की कील डाल दी है। अंडरस्टैंड, ठीक है। और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है इसमें भी हम लोहे की कील यहां पर हम डाल देंगे, ठीक है। और तीसरी टेस्ट ट्यूब है, जो हमारी दोनों टेस्ट ट्यूब थी, दोनों में आयरन की नेल हमने बराबर से डाली। और तीसरी जो टेस्ट ट्यूब है, तीसरी टेस्ट ट्यूब है हमारी, और इसमें भी हम लोग लोहे की कील यहां पर प्लेस कर देंगे। ओके, तो यहां पर तीसरी टेस्ट ट्यूब में भी मैंने लोहे की कील यहां पर प्लेस कर दी है, सेकंड में भी कर दी है, और यहां थर्ड में भी मैं यहां पर प्लेस करने वाला हूं, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। तीनों टेस्ट ट्यूब हो गई, तीनों टेस्ट ट्यूब में मैंने लोहे की कील यहां पर डाल दी है। अब हम आगे की तरफ देखते हैं, तो यहां पर हम इसका लेवल्ड कर देते हैं। ये तो हो जाएगा कॉर्क, अंडरस्टैंड। ये हमारा हो जाएगा वाटर, ये हो जाएगी आयरन नेल। ओके, वाटर हो गया, आयरन नेल होगी, ठीक है। यहां पर मैं लिखूंगा, ये जो मैंने लिया है, ये मैंने लिया है बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर। ओके, ये यहां पर हो जाएगा ऑयल, ठीक है। यहां पर हमने जो लिया है ये हो जाएगा एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो देखिए तीनों को मैंने लेवल्ड कर दिया है। यहां पर ये नेल हो ही जाएगी, यहां पर लिखना चाहो और यहां पर लिखना चाहो तो ये नेल हो गया, अंडरस्टैंड। और ये हो गया आपका जो है क्या बोलते हैं, ये तो आयरन की नेल हो गई, ये एनहाइड्रस CaCl2 हो गया, ठीक है। और यहां पर मैं लिखूंगा ड्राई एयर, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी टेस्ट ट्यूब सी में ड्राई एयर हो जाएगी। ओके, और यहां पर जो ऑयल है, ये ऑयल क्या कर रहा, प्रिवेंट कर रहा, ऑयल प्रिवेंट्स वाटर, ठीक है, फ्रॉम, किससे कर रहा है, एयर से। तो मैंने यहां लिख दिया ऑयल प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम एयर। तो ये देख लीजिएगा, यहां पर इधर की तरफ एयर बना देंगे, देन ये और ये दोनों क्या हो जाएगी, कॉर्क, ठीक है। तो ये लेवल्ड किया गया, तीन टेस्ट ट्यूब है, इसमें तीनों में आयरन की नेल डाली है बराबर से, इसमें वाटर लिया है, इसमें बॉइल्ड डिस्टिल वाटर है, ऊपर 1 ml ऑयल डाला गया है जो कि प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, एयर से वाटर को। यहाँ पर एनहाइड्रस CaCl2 लिया गया है, ठीक है। और एनहाइड्रस CaCl2 जो है वो ड्राइंग एजेंट है, ये जो है वो हो गया ड्राइंग, DRYING, ड्राइंग एजेंट। ये ड्राइंग एजेंट होता है, यानी कि ये जो नमी वाली हवा है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद जो हवा है वो सूख जाती है, यानी कि ड्राई एयर यहाँ पर हो चुका है। अब चलते हैं इसके ऑब्जर्वेशन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन, ये डायग्राम को अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से आप लोग सेट कर लीजिए कि हमें किस तरीके से टेस्ट ट्यूब बनानी है, किस तरीके से हमें प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, और क्या क्या लेवल्ड यहाँ पर हमें करने हैं। तो ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें आपको लेवल्ड करनी होगी। ऑब्जर्वेशन में हम लोग ये करेंगे कि जो आयरन की रस्टिंग है वो टेस्ट ट्यूब ए में होती है, बी में किसी भी तरीके की रस्टिंग नहीं होती, और सी में भी किसी भी प्रकार की रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑयल है तो ऑक्सीजन जा नहीं पा रही है, और वहां पर एनहाइड्रस CaCl2 है जिसने जो वाटर में नमी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि वो क्या हुआ, ड्राई एयर रह गई, तो वहां पर जो रस्ट होगी वो मॉइस्चर की वजह से तो होगी। तो यहाँ पर हमारा अगला हेडिंग जो रहेगा वो यहाँ पर रहने वाला है, ये हमारा क्या रहेगा, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंड। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन को लेते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ऑब्जर्वेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे कि रस्टिंग, जो आयरन की रस्टिंग है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, टेक्स प्लेस इन कौन सी टेस्ट ट्यूब में, टेक्स प्लेस इन टेस्ट ट्यूब ए में टेस्ट ट्यूब में
टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगी उसकी रस्टिंग होगी। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूं मैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो परीक्षण हम लोग कर रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन जो है रस्टिंग ऑफ नेल्स टेक्स प्लेस, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा रस्टिंग ऑफ नेल्स, ठीक है, रस्टिंग ऑफ नेल्स, रस्टिंग ऑफ नेल टेक्स प्लेस इन टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब ए के अंदर रस्टिंग होगी, लोहे पर जंग लगेगी, और जो एंड नो रस्टिंग, यानी कि किस में जंग नहीं लगेगी, यहां लिखा है मैंने नो रस्टिंग इज ऑब्जर्व्ड, इज ऑब्जर्व्ड इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी, बी और सी में किसी भी प्रकार की जंग नहीं लगेगी। अब चलते हैं लास्ट फाइनल इसके कंक्लूजन की तरफ, ठीक है। कंक्लूजन को क्या बोलते हैं, निष्कर्ष। तो हमने इस एक्टिविटी से क्या निष्कर्ष निकाला, क्या सीखा है, जो रस्टिंग ऑफ नेल है वो टेस्ट ट्यूब ए में है, तो यहां पर हम यही लिख सकते हैं सेम कि रस्टिंग ऑफ नेल, ठीक है, रस्टिंग ऑफ नेल टेक्स प्लेस, रस्टिंग ऑफ नेल टेक्स प्लेस इन टेस्ट ट्यूब ए। जो रस्टिंग ऑफ नेल है, आयरन की रस्टिंग है, वो टेस्ट ट्यूब ए में है, और किसकी वजह से है, रस्टिंग किसकी वजह से है, ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, किसकी वजह से है, एयर की वजह से है, और साथ में और कौन है जिसकी वजह से है, मॉइस्चर, यानी कि नमी की वजह से है, ठीक है। तो नमी और एयर की वजह से है, और इसके दौरान देखें वाइल नो रस्टिंग इन, नो रस्टिंग, नो रस्टिंग इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, और देखें कि रस्टिंग किस में नहीं है, टेस्ट ट्यूब ए, एक सेकेंड, टेस्ट ट्यूब ए नहीं है, सॉरी, टेस्ट ट्यूब बी एंड सी है, टेस्ट ट्यूब बी एंड सी, करेक्ट कर लीजिएगा। टेस्ट ट्यूब ए में तो क्या है कि रस्टिंग हो चुकी है, बी और सी में नहीं है, ऊपर भी हमने बी और सी लिखा है, टेस्ट ट्यूब बी और सी में रस्टिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसका भी रीजन है ड्यू टू, ठीक है, इसका भी रीजन है ड्यू टू एब्सेंस, कौन नहीं है, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, किसकी, एयर, एयर की अनुपस्थिति है, एयर नहीं है, और साथ में कौन नहीं है, यहाँ पर मॉइस्चर भी नहीं है। तो एयर और मॉइस्चर दोनों की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर क्या होता है, जंग नहीं लगती है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको जो कोरोजन को प्रिवेंट करने वाले मेथड है इनके बारे में भी आगे बताना चाहूंगा, इसकी तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का। क्या क्वेश्चन बनता है कि जो प्रिवेंशन है कोरोजन का उसे बताइए। तो राइट, क्या क्वेश्चन है, राइट प्रिवेंशन, राइट प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। कोरोजन को बोलते हैं संक्षारण, यानी कि संक्षारण के जो प्रिवेंशन है उसे बताइए, ठीक है। राइट प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, अंडरस्टैंड। तो बहुत इजी है इसका भी कि संक्षारण को कैसे रोक सकते हैं, बाय पेंटिंग है, बाय ऑयलिंग है, ठीक है। तो देखिए ये 2 नंबर का है कि कोरोजन को कैसे रोक सकते हैं, कई सारे मेथड है। तो फर्स्ट तो है बाय ऑयलिंग, ऑयलिंग से, ठीक है। सेकंड हम लोग लिख सकते हैं बाय पेंटिंग, पेंट करके, ठीक है। तो देखिए बाय ऑयलिंग है, बाय पेंटिंग है, अंडरस्टैंड। और थर्ड है हमारे बाय ग्रीस, ठीक है, बाय ग्रीसिंग। और फोर्थ हम लोग यहां पर ले सकते हैं, ऑयलिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, यहां पर ग्रीसिंग हो गया, बाय गैल्वेनाइजेशन से भी हम लोग कर सकते हैं, बाय गैल्वेनाइजेशन, अंडरस्टैंड। तो देखिए 4 बताए मैंने, तो याद कर लीजिएगा, अच्छे से लिख भी लीजिएगा। ऑयलिंग से है, पेंटिंग से है, ग्रीसिंग से है और गैल्वेनाइजेशन से है, अंडरस्टैंड। यहाँ पर ये कोरोजन को रोकने के लिए है, ओके। अब चलते हैं, एक इसमें टॉपिक आया गैल्वेनाइजेशन, ये क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो गैल्वेनाइजेशन होता है उस प्रोसेस, ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोरोजन को प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। और जो कोटिंग है, ठीक है, आयरन ऑब्जेक्ट पर जिंक की लेयर की, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, यानी कि लोहे से बनी जो भी वस्तुएं होती हैं, लोहे से बनी वस्तुओं पर क्या किया जाता है, जिंक की लेयर, जिंक की कोटिंग की जाती है, उसे गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा गैल्वेनाइजेशन, अंडरस्टैंड।
गैल्वेनाइजेशन। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है हेडिंग गैल्वेनाइजेशन, जिसे हिंदी में गैल्वनीकरण बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? गैल्वनीकरण इसे बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने देखिए गैल्वेनाइजेशन में क्या रहेगा, गैल्वेनाइजेशन में ये रहेगा कि जो कोरोजन इज प्रिवेंटेड, जो कोरोजन होता है, कोरोजन इज प्रिवेंटेड, कोरोजन को रोका जा सकता है बाय, ठीक है, कोरोजन इज प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द आयरन ऑब्जेक्ट्स, कोटिंग द आयरन ऑब्जेक्ट्स यानी कि लोहे की बनी वस्तु, आयरन ऑब्जेक्ट्स विद ए जिंक लेयर, ठीक है। तो लोहे से बनी वस्तुओं पर हम यहाँ जिंक लेयर चढ़ाएंगे, और कैसी लेयर? विद, यहां पर कर देते विद अ थिन लेयर, विद अ थिन लेयर, थिन लेयर ऑफ जिंक, ठीक है। यहां पर जिंक की हम पतली लेयर चढ़ाएंगे, थिन लेयर ऑफ जिंक, अंडरस्टैंड, इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, इसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, अंडरस्टैंड। तो गैल्वेनाइजेशन में लोहे से बनी वस्तुओं पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। लोहे से बनी वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसमें जिंक मेटल अच्छे से याद कर लेना, इसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। और जो कोरोजन है उसको रोकने का एक और तरीका है, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो तो आपके ऑयलिंग से तो है ही, ग्रीसिंग से है ना, बाय पेंटिंग है, और बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बाय गैल्वेनाइजेशन है। ये कुछ मेथड्स है जो कोरोजन को रोक सकते हैं, बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीसिंग, बाय पेंटिंग, बाय गैल्वेनाइजेशन और बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अंडरस्टैंड। और जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो क्या होती है उसे भी मैं बता देता हूं आपको, साथ में आया है तो देख ही लीजिए। यहां पर हेडिंग डाल देता हूं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये भी इजी है, कोई ज्यादा नहीं है, और लास्ट छोटी क्लासों का है, ये आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी मेटल पर निकेल या एल्यूमिनियम की लेयर चढ़ाई जाती है लोहे की वस्तुओं पर। तो इसका हो जाएगा द प्रोसेस, इसको बना सकते हैं डेफिनेशन को, द प्रोसेस ऑफ, ठीक है। इन डेफिनेशंस को आप लोग खुद भी बना सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ एनी मेटल, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ एनी मेटल, एनी मेटल कोई भी धातु हो, लाइक, ठीक है, कौन सी धातु हो सकती है? वो निकेल हो सकती है और एल्यूमिनियम हो सकती है, अंडरस्टैंड, निकेल या एल्यूमिनियम। तो द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ एनी मेटल लाइक निकेल और एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट, ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आयरन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है, अंडरस्टैंड। और यहां पर आपका जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर थर्ड है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आज आपका कंप्लीट हो चुका है, यही लास्ट था आपके। तो यहां पर आकर हमारा जो चैप्टर थर्ड है कौन सा था? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु एवं अधातुएं, ये आज आपके कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हैज कंप्लीटेड। नाउ देन हम जो चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे वो है अब चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 जो है अच्छा है चैप्टर, वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चैप्टर है, कार्बन और उसे मिलते जुलते यौगिकों का चैप्टर है। तो इसमें क्या है कि कार्बन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि जो कार्बन होता है वो मेन रोल होता है उसका कार्बन का, और कार्बन जो पाया जाता है तो इसमें कई अलग अलग क्वांटिटीज में है कार्बन। अगर देखें कार्बन, तो कार्बन जो होता है मिनरल की फॉर्म में 0.02% है, और कार्बन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वो 0.03% है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम चैप्टर की तरफ, और यहां से और चैप्टर 4 जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में ये कंप्लीट हो गया है, और चैप्टर 4 को भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। और बच्चों को बेसब्री से इंतजार था कि सर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को स्टार्ट कीजिए, हमें उसमें समझना है, काफी कुछ सीखना है आपसे। तो देखिए आपकी बेसब्री का जो है उसकी मैं कदर करता हूँ, और यहाँ पर आज आपका जो इंतजार है वो खत्म होता है, चैप्टर 4 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, ठीक है, कि पेशेंस एंड जो है
कोई भी चीज आपको, जैसे अभी जो लास्ट था चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स था, उससे पहले एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स थे, अम्ल क्षार एवं लवण, और फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, और समीकरण। उसमें भी फिर भी कोई डाउट रह गया हो, वैसे तो आप क्लासेस दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्लासेस देते हैं, रिव्यूज भी आते हैं मेरे पास, ठीक है, काफी ज्यादा जो कमेंट्स है और मेरे को मैसेजेस भी करते हैं, तो कोई भी डाउट रहता है तो वो पूछ लेते हैं इजीली, उनको जवाब मिलता है बराबर पर्टिकुलर, जिससे उनके मार्क्स भी काफी ज्यादा गेन करे हैं उन्होंने। और फिर भी जो लास्ट क्लासेस हो चुकी हैं केमिस्ट्री की, यानी कि रसायन विज्ञान की, जो 3 चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और चैप्टर थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर भी कोई डाउट रह जाता आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 4, यहाँ पर मैं डाल देता हूं चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ओके। और ये है कार्बन, हिंदी में भी यहां मेंशन कर रहा हूं, कार्बन एवं इसके यौगिक, इसके यौगिक। तो इस चैप्टर में हम हाइड्रोकार्बन्स का ये चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन से। तो इसमें देखिएगा कार्बन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नॉन मेटल होती है। तो सबसे पहले हम कार्बन को यहाँ उठाते हैं, तो कार्बन के बारे में देखिएगा, कार्बन का जो सिंबल होता है वो सी होता है। ये कार्बन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कार्बन, आप भी लिख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन में यहाँ बता देता हूं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूं। तो कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल, यानी कि कार्बन अधातु है जो काफी अपने आप में इंपॉर्टेंसी रखती है। कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल, ठीक है, इन द एलिमेंटल, यहां पर मैंने लिखा है स्क्रीन पर, इन द एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में। अब बात करें किस किस फॉर्म में, एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक है। एलिमेंटल फॉर्म देखें इसका कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर एलिमेंटल फॉर्म में देखिएगा ये गैसेस की फॉर्म में, एलिमेंटल में जैसे थी फॉर्म कार्बन, ठीक है। जो एलिमेंटल फॉर्म है कार्बन की, ठीक है, वो किस किस में एग्जिस्ट करती है, वो एग्जिस्ट करती है देखिएगा, एक तो डायमंड में, ठीक है, डायमंड जिसे हीरा बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा एग्जिस्ट करती है ग्रेफाइट में, किसमें करती है, ग्रेफाइट, ठीक है। तो देखिए कार्बन की जो एलिमेंटल फॉर्म है वो किस किस में एग्जिस्ट करती है, डायमंड और ग्रेफाइट में करती है। और कौन कौन से, और है कोल है, ठीक है, कोक है एंड चारकोल है, अंडरस्टैंड। तो देखिए एक्सेट्रा, कार्बन इस दुनिया में काफी ज्यादा है, ठीक है, हमारी बॉडी भी अगर बाद में देखा जाए तो कार्बन की है। कोई भी प्लास्टिक, पॉलिथीन, पेपर देखे, लकड़ी देखे, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। तो कार्बन का काफी ज्यादा परसेंटेज है। अमाउंट देखे कार्बन का अर्थ की क्रस्ट में, एटमॉस्फेयर में, तो वैसे तो बहुत कम है, ठीक है। अगर मिनरल्स की फॉर्म में देखे तो 0.02% ही मिनरल्स की फॉर्म में कार्बन अवेलेबल है, और 0.03% जो कार्बन है वो CO2 गैस है, अंडरस्टैंड। तो कार्बन का लेवल काफी है, 0.02% जो है वो मिनरल्स की फॉर्म में है। मिनरल्स कैसे, जैसे कार्बोनेट्स है, ठीक है, कार्बोनेट्स है इसकी फॉर्म में है। और जो 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है, वो CO2 की फॉर्म में इस एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, ठीक है, इस वातावरण में अवेलेबल है। तो कार्बन का यूज कई तरीके से किया जाता है और कई प्रकार से भी होता है, ठीक है, काफी ज्यादा हमारी लाइफ में भी इंपॉर्टेंस ही है इसका। जैसे कि इसका जनरल नेम तो कार्बन है ही है, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, एटॉमिक मास इसका 12 होता है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, एटॉमिक मास इसका 12 होता है। और इसका यदि हम शेल की फॉर्म में देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2,4 होता है। सब शेल की फॉर्म में देखें तो 1s2 2s2 और ये हो जाएगा कितना होगा 2p2, ठीक है। तो शेल की फॉर्म में 2,4 और ये सब शेल की फॉर्म में 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ये जो बॉन्डिंग रखता है कार्बन वो कैसी रखता है, ये कोवलेंट बॉन्ड रखता है। कैसा बॉन्ड रखता है, ये कोवलेंट बॉन्ड रखने वाला कंपाउंड आपका एलिमेंट है। तो कोवलेंट बॉन्ड रखता है, कौन सा बॉन्ड रखता है, ये कोवलेंट बॉन्ड यानी कि संयोजक, ठीक है। ये
सहसंयोजक बंध रखता है, ठीक है, सहसंयोजक बंध को बनाता है। तो कार्बन जो अदर कोई भी एलिमेंट से मिलेगा और जो बॉन्डिंग करेगा वो कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। कई सारे बॉन्डिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा, इसमें मेथेन के अंदर सिखाऊंगा बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है ना। कार्बन के एथेन मेथेन के अंदर सिखाऊंगा, ठीक है। प्रोपेन ब्यूटेन के अंदर भी मैं आपको सिखाऊंगा। और कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन से, आपस में शेयरिंग से बनती है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। तो आज मैंने चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टार्ट कर दिया है। आपको आज की जो डिटेल बताई है मैंने इस चैप्टर में, वो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, इसका परिचय मैंने आपका करवा दिया है। नेक्स्ट क्लास में कार्बन का हम लोग जो करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कार्बन के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां और देना चाहूंगा मैं। बॉन्डिंग इन कार्बन तो पढ़ाऊंगा ही, ठीक है, बेसिक्स ऑफ कार्बन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट क्लास में मैं आपको बेसिक्स ऑफ कार्बन की बेसिक्स पढ़ाऊंगा साथ में, ठीक है, कार्बन के एटॉमिक नंबर उसके बारे में। फिर मैं आपको बॉन्डिंग इन कार्बन भी सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? बॉन्डिंग इन कार्बन। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमारे रहेंगे वो रहेगा बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन के अंदर किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है। तो मैं ये आपको बताऊंगा। कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में भी मैं लास्ट क्लास में आपको, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है इसके बारे में, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट क्लास के जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे बेसिक्स ऑफ कार्बन, कार्बन के बारे में जानकारी, कुछ बेसिक्स, बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है, और कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के अंदर बताऊंगा, ऑक्सीजन के अंदर है, Cl2 के अंदर है, ठीक है, N2 के अंदर है, इनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग सिखाऊंगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप वेट करिए, चैप्टर को और अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में भी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आरजी सर ओशन ऑफ साइंस, जिस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम पेज पर जा सकते हैं, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से डिटेल में अगर डीप में पढ़ना हो तो वहां से भी अपनी मेमोरी को आप लोग, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है, क्वेरी रह जाती है, तो इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स योर क्वेरीज, ठीक है। और आपको वहां से अपने डाउट्स जो है, जो भी क्वेरीज है उसके आपको सॉल्यूशन वहां से मिलेगा, ठीक है। आज की क्लास केमिस्ट्री की थी, नेक्स्ट क्लास अल्टरनेट फिजिक्स की रहेगी। वहां भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रिसिटी को मैं आपके एग्जाम से पहले 100% कंप्लीट कर दूंगा। देन मैग्नेटिक फील्ड को भी आप लोगों को वहां करवा दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए आरजी सर ओशन ऑफ साइंस के साथ और अल्टरनेट क्लासेस लेते रहें। आज का दिन आपका बहुत अच्छा हो। थैंक यू, बाय बाय।